Good morning students, welcome back to our online SS class। अगस्त तक आपका हम सिलेबस कवर कर चुके हैं, जुलाई और अगस्त, और आप फर्स्ट टेस्ट भी उसके बेसिस पे दे चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे सितंबर मंथ का सिलेबस, जिसमें आपको लेसन नंबर 5 करना है। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 5 हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं अगस्त में, लेकिन अब हम दोबारा से इसे पढ़ेंगे ताकि इसका अच्छे से आप लोगों का रिवीजन भी हो जाए। तो लेसन 5 मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। इट वाज ऑन पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 में लेसन नंबर 5 है, जो आपके सितंबर मंथ के कोर्स में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। You read about the frigid zone. As you know, it is very cold. In the frigid zone, most of Greenland lies in the frigid zone of the northern hemisphere. तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये लेसन 5 है, इसका नाम है ग्रीनलैंड द लैंड ऑफ स्नो। ये लेसन ग्रीनलैंड के ऊपर है। ग्रीनलैंड कहाँ पर है? सबसे पहले हमें इसकी लोकेशन देखनी है। ग्रीनलैंड की लोकेशन, ग्रीनलैंड जो है वो फ्रिजिड जोन में आता है। जब हमने वर्ल्ड के बारे में, ग्लोब के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था पूरे वर्ल्ड को हमने 3 जोन्स में डिवाइड किया था, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। जो फ्रिजिड जोन्स हैं वो नॉर्थ और साउथ पोल के पास का एरिया है, नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच का रीजन, और साउथ पोल और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का रीजन। तो ग्रीनलैंड हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, फ्रिजिड जोन में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की फ्रिजिड जोन में ग्रीनलैंड की लोकेशन है। ग्रीनलैंड सिचुएटेड है, यानी कि ये आर्कटिक सर्कल में आ जाता है। इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा आर्कटिक सर्कल में आता है। सो द टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन द फ्रिजिड जोन्स इज कॉल्ड द पोलर क्लाइमेट। Both the North Pole and South Pole have polar climate. The North Pole lies in the Arctic Circle. Most of the Greenland lies in the Arctic Circle. Thus, Greenland has a polar type of climate. अब आपने पढ़ा था पहले भी कि एक प्लेस की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, अर्थ में किस एरिया में आता है, उस चीज़ के ऊपर उसका क्लाइमेट भी डिपेंड करता है। हमने इसकी लोकेशन जानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि आर्कटिक सर्कल में, फ्रिजिड जोन में, यानी आर्कटिक सर्कल के ऊपर है काफ़ी सारा हिस्सा। और हमने पीछे ये पढ़ा था जो फ्रिजिड जोन होती हैं वहाँ पर पोलर क्लाइमेट, यानी वहाँ बहुत ही ठंडा क्लाइमेट रहता है, बहुत ही कोल्ड। अब क्योंकि ये भी फ्रिजिड जोन में आ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ है, आर्कटिक सर्कल में ही इसका बहुत सारा हिस्सा आ रहा है, तो ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है दैट इज़ ऑल्सो पोलर क्लाइमेट। वो वहाँ पर भी पोलर क्लाइमेट ही मिलता है, यानी बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है, बहुत ही ठंडा मौसम है, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ग्रीनलैंड इज़ टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। बैफिन बे एंड डेविल स्ट्रेट सेपरेट इट फ्रॉम नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ कनाडा। द नियरेस्ट कंट्री टू ग्रीनलैंड इज़ आइसलैंड। थोड़ा सा और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जाने तो स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर है उसके ऊपर ईस्ट साइड पर है, नॉर्थ ईस्ट में ग्रीनलैंड आता है। और जो बैफिन बे और डेविल स्ट्रेट, ये जो रिवर्स हैं, ये इसे कनाडा के आइलैंड से सेपरेट करती हैं। कनाडा के आइलैंड्स के पास है, उनसे अलग करने वाली बैफिन बे और डेविल स्ट्रेट, ये उसे कनाडा के आइलैंड से अलग करती है। और इसके सबसे नज़दीकी जो नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री है ग्रीनलैंड के पास, दैट इज़ आइसलैंड। इसकी नियरेस्ट नेबरिंग कंट्री है आइसलैंड। ग्रीनलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इट्स कैपिटल इज़ नुक गॉथा। अब कुछ ज़रूरी बात इसके बारे में, ये डेनमार्क का ही हिस्सा है, डेनमार्क कंट्री का ही हिस्सा है, बट ये ऑटोनोमस स्टेट है, सेपरेट इसकी अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड ग्रीनलैंड ही है।
और यहाँ की जो कैपिटल है वो नुक है, जो पहले गॉडथाब नाम से जानी जाती थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखने वाली हैं कि ये कंट्री भी नहीं है बट इट्स पार्ट ऑफ डेनमार्क, बट इट इज़ एन ऑटोनोमस स्टेट। और सेकंड थिंग इज़ कि ये लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, एंड द थर्ड इट्स कैपिटल इज नुक विच वॉज अर्लियर नोन एज गॉडथाब। About 80% of the area is covered with ice and snow. The southwestern coast, where most of the people live, is the warmest part of Greenland. Sometimes large chunks of sheets of ice get separated and fall down into seas. The floating mass of ice in the sea is called iceberg. Icebergs are very dangerous for ships. The International Ice Patrol keeps a watch for iceberg. अब हमें अच्छे से इसके क्लाइमेट को थोड़ा समझते हैं, क्योंकि हमने बताया यहाँ पोलर क्लाइमेट है, यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड, यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ रहती है। आप जानते हैं पोल्स के पास पूरा स्नो और आइसी होता है। अब क्योंकि ग्रीनलैंड का भी बहुत सारा हिस्सा आर्कटिक सर्कल में आ जाता है, तो यहाँ पर भी पूरा जो है ये आइस और स्नो से कवर्ड रहता है। इसका जो थोड़ा सा हिस्सा नीचे का हिस्सा है, साउथ हिस्सा है, जो आर्कटिक सर्कल से थोड़ा नीचे है, वही वार्मेस्ट पार्ट है इस कंट्री का, और वहीं पर ज़्यादातर लोग बसे हुए हैं। अब क्योंकि यहाँ सारा समय आइस और स्नो बर्फ़ ही जमी रहती है, तो क्या होता है, मैनी टाइम्स ये जो बर्फ़ के पीसेस हैं, कुछ बड़े बड़े पीसेस बर्फ़ के चंक्स टूट करके और सी में, समुद्र में आकर के गिर जाते हैं और उसमें फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं। और ये जो आइस के पीसेस तैरते हैं ओशन में, इन्हें हम कहते हैं आइसबर्ग। तो हमने यहाँ आइसबर्ग के बारे में जाना। आइसबर्ग क्या है, जो पोलर जगहों पे जो स्नो जमी रहती है, आइस जमी रहती है, उनके पीसेस टूट करके जब सी में आ करके गिरते हैं और उसमें फ्लोट करने लगते हैं, तैरने लगते हैं, तो उन्हें हम आइसबर्ग कहते हैं। ये जो आइसबर्ग समुद्र में तैरते हैं, ये शिप्स के लिए बहुत ही डेंजरस हैं, क्योंकि ये ऊपर से नज़र नहीं आते, छोटे से लगते हैं, लेकिन ये नीचे बहुत गहरे तक आइस होती है, और जब शिप टकराता है तो मालूम नहीं पड़ता कितना डैमेज हो गया। तो दीज आइसबर्ग्स आर वेरी डेंजरस फॉर शिप, और इसीलिए इनका ध्यान रखना, इन पे नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। और उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की हुई है इंटरनेशनल आइस पेट्रोल। इंटरनेशनल आइस पेट्रोल ये इन आइसबर्ग पे वॉच रखती है, इनके ऊपर नज़र रखती है, ध्यान रखती है, शिप्स को इनके बारे में वार्न करती है। तो अब हम नेक्स्ट जो इसमें पढ़ने वाले हैं लेसन में, यहाँ के क्लाइमेट के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड चिली थ्रू आउट द ईयर। द टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री all the year around. There is heavy snowfall. More than 3/4 of this island is covered with snow and ice. In summer it is bright, sunny and dry. There is continuous sunlight for several weeks. अब ये important चीज़ नोट करनी है, आइलैंड का, ग्रीनलैंड का जो क्लाइमेट है वो मैं पहले ही बताया कि पोलर क्लाइमेट है, सारा समय बर्फ़ रहती है, स्नो कवर्ड रहती है। और वो क्यों रहती है, क्योंकि यहाँ पे सारा साल टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रहता है। थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, इसी वजह से यहाँ पे स्नो रहती है। लेकिन यहाँ जो समर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समर सीज़न में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मौसम, सनी रहता है, ड्राई रहता है, और सनलाइट कई हफ्तों तक दिन रहता है, यहाँ पे सनलाइट रहती है लगातार। Greenland is also often known as the land of midnight sun because in summer the sun shines even at midnight, और इसी वजह से इसे कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन, क्योंकि कुछ हफ्तों तक जब समर सीज़न आता है उसमें कुछ हफ्तों तक लगातार इवन मिडनाइट में भी सनलाइट यहाँ पे रहती है, सूरज की रोशनी रहती है, और इसीलिए लैंड ऑफ मिडनाइट सन ग्रीनलैंड को कहा जाता है। Greenland enjoys more hours of summer than anywhere in south, but the weather is nowhere near warm. In general, it has a harsh climate.
अब ये ज़रूर है कि समर्स में यहाँ पे सबसे लंबा दिन रहता है, सबसे लंबे आवर्स रहते हैं, समर के ज़्यादा समय वहाँ पे सनलाइट रहती है पूरा समय, लेकिन मौसम जो क्लाइमेट है वो गर्म नहीं होता, क्लाइमेट जो है वो ठंडा ही रहता है, हल्की हल्की सनलाइट रहती है बट वार्म नहीं होता, ठंडक ही रहती है, गर्मी नहीं रहती। अब नेक्स्ट जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ की वेजिटेशन। अब यहाँ का क्लाइमेट हमने देखा बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, पोलर क्लाइमेट है, बहुत हार्श, जो कि डिफ़िकल्ट है किसी के लिए भी बियर करना, सहना। तो अब यहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होती है, यहाँ पे प्लांटेशन किस तरह की है। एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट ऑफ 6 months make it a barren land for plants to grow। Important to note स्टूडेंट्स कि यहाँ पर बहुत ही ठंडा क्लाइमेट है, जैसे हम अभी तक हमने लगातार ये चीज़ पढ़ी है। और दूसरी बात, सनलाइट बहुत समय तक 6 महीने तक नहीं रहती, कुछ समय रहती है समर में, लेकिन अदरवाइज़ 6 महीने तक लगातार यहाँ पे सनलाइट नहीं होती। तो ऐसे में जहाँ सनलाइट ना हो, जहाँ वार्मथ ना हो, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाते, और इसी वजह से ये बैरन लैंड की तरह है, यहाँ पे लगभग कोई वेजिटेशन नहीं होती। इट मेक इट अ बैरन लैंड, बंजर ज़मीन इसको जैसे बोला जाएगा, क्योंकि पूरा समय यहाँ बर्फ़ रहती है। द ओनली प्लांट्स दैट कैन बी सीन आर शॉर्ट ग्रास, लिचन एंड दैट टू इन स्कैटर्ड एरिया। जो थोड़ी बहुत प्लांटेशन है वो किस तरह की होती है, शॉर्ट ग्रास, छोटी छोटी घास होगी, लिचन्स होगी, और वो भी ज़्यादा नहीं, स्कैटर्ड एरिया में थोड़ा दूरी दूरी पे थोड़ा थोड़ा सा होती है। देयर इज़ प्रैक्टिकली नो ग्रीनरी टू बी सीन और फाउंड। ग्रीनरी हमें कहीं पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नज़र नहीं आएगी। सम फ्लावर्स कैन बी सीन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन, देयर आर नो फॉरेस्ट एंड वुड हैज़ टू बी ब्रॉट इन फ्रॉम अदर प्लेसेस। और स्प्रिंग सीजन में हमें कुछ फ्लावर्स भी नज़र आ जाएंगे, लेकिन कोई फॉरेस्ट नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है, प्लांटेशन नहीं है, और वहाँ जो लकड़ी की ज़रूरत होती है, वहाँ पे अगर वुड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो बाहर देशों से ही आती है, वो बाहर से ही मंगवाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेस्ट, कोई प्लांटेशन नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए इस लेसन को यहाँ की एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे कौन से एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। द पोलर बियर, वॉल्स, Arctic fox, musk ox and reindeer can bear extremely cold climate. The large dog called husky are very important animal which are domesticated and used for pulling sledges. In the sea, seals and many kinds of whale can be seen. अब स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ऐसा हार्श है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स भी नहीं होते, सिर्फ वही एनिमल्स होते हैं जो इतने ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट को सहन कर सकें। और वो एनिमल्स कौन से हैं जो इतने ठंडे क्लाइमेट को सहन कर पाते हैं, वो कुछ एक हैं। वो कौन से हैं? पोलर बियर, वॉल्स, आर्कटिक फॉक्स, मस्क ऑक्स एंड रेंडियर। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे लार्ज डॉग्स, बड़े बड़े डॉग्स जिनको हस्कीज बोलते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, और ये यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है क्योंकि ये यहाँ स्लेजेस खींचने के काम आते हैं। हस्कीज का यहाँ पे स्लेजेस खींचने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सी में, जो यहाँ पास में समुद्र है, उसमें कुछ एनिमल्स मिलते हैं, सी एनिमल्स, जैसे सील्स हैं और कई तरह की वेल्स भी जो सीज में होती हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो दीज वर द एनिमल्स फाउंड हियर। एंड नाउ द टुमारो वी विल रीड मोर अबाउट इट एंड वी विल रीड अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल हियर। अभी तक हमने यहाँ की वेजिटेशन, एनिमल्स पढ़ा, कल हम यहाँ के लोगों, यहाँ में रहने वाले लोगों की लाइफ के बारे में जानेंगे।